लेसन का नाम परमाणु एवं अणु। परमाणु और अणु। परमाणु नाम बड़ा होता है छोटा, अणु नाम छोटा होता है बड़ा। ले जाएगा याद? यस। अब सबसे ये सारी बातें आज बता रहा हूँ अपने दिमाग में बिठाने की और याद रखने की, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। क्या देखते हैं? तथ्य। पहला तथ्य यह है कि पूरा विश्व परमाणुओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? पूरा विश्व परमाणुओं से मिलकर बना है। यानी कि जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं अपने नेचर में, अपने आसपास, सारी चीज़ों को यदि हम एक्सप्लोर करें, उनको डिटेल में जाकर देखते हैं, तो वो किससे मिलकर बनती है? परमाणु से। बाइक भी परमाणु से। यस। बाइक का एक एक पुर्जे को तोड़ेगा ना, बारीक से बारीक कण जो मिलेगा ना, जिसको बाद में नहीं तोड़ पाएगा, उसको हम परमाणु बोलते हैं। समझ गया? कोई सी भी चीज़ ले सकता है, तो अपना मानव शरीर भी ले सकता है। तेरी मर्जी हो उस चीज़ को ले और उसको तोड़ने लग जा, जब उसका विभाजन होना बंद हो जाएगा, वो अंतिम अवस्था क्या कहलाएगी? परमाणु। यस। अब ये बात किसने कही थी? भारतीय दार्शनिक था जिसने कही थी। इसने बोला था, कणाद है ना, याद रखना नाम। इसने बोला था द्रव्य। क्या बोला था? द्रव्य, या फिर हम कह सकते हैं पदार्थ। भले ही द्रव्य बोलो, भले ही पदार्थ। इसको हम करेंगे विभाजित। क्या करेंगे? विभाजित छोटे छोटे कणों में। किसमें? छोटे छोटे कणों में। और एक कंडीशन ऐसी आएगी या एक सीमा ऐसी आएगी जिसमें हम विभाजन करना बंद हो जाएंगे, यानी कि अब विभाजन नहीं हो सकेगा। ऐसी कंडीशन में जो अंतिम जो कण हमारे पास बचेगा ना, उस कण को हम किसके नाम से जानेंगे? परमाणु। हो गया याद? एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या बताया मैंने? पूरा विश्व परमाणु से मिलकर यस। उसके बाद कणाद ने क्या बोला था? कणाद ने क्या बोला था? कोई भी चीज परमाणु से मिलकर बनी है। हाँ, कोई भी चीज परमाणु से मिलकर बनी है। लेकिन इसने एक परिभाषा दी थी, उसको बता, अभी मैंने जस्ट रिपीट करवाई थी। परिभाषा मतलब हम द्रव्य या पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे, तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। यह सूक्ष्म कण क्या कहलाएगा? ठीक है, आसान है। यस। अगला स्टेटमेंट, अगला जो बिंदु है वो है रासायनिक संयोजन के नियम। अब कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम कौन सा है बताओ मेरे को? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। सबसे पहला जो नियम हमारे सामने आता है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की यदि हम बात करें तो इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन कर सकते हैं और न ही विनाश कर सकते हैं। समझ गया? यानी कि जब तू कोई अभिक्रिया करेगा, यानी कि तेरे पास लिक्विड के फॉर्म में जल है, उसको तुम उबालेगा, जैसे चाय को उबाला ना, तो वो चाय कभी कभी कम हो जाती है, कटती है ना, अपन बोलते हैं ना कट रही है ना। यानी कि एक कप दूध भर के अपन चाय बनाते हैं तो आधा कप ही रह जाता है या फिर थोड़ा सा कम रह जाता है। तो वो जो चाय है वो कोई गई नहीं है, वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होके उड़ गई है। समझा? तो पानी भी तो ऐसे ही होता है, पानी पानी उड़ जाता है और नमक नमक बच जाता है जब किसी मिश्रण को अलग करते हैं, तो ऐसा भी हमने देखा है। तो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम ऐसे ही बोलता है, ये बोलता है कि तुम कोई रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रासायनिक अभिक्रिया। तो जो उसका द्रव्यमान होगा, जो भी तुमने मटेरियल लिया है, पदार्थ लिया है, उसका जो द्रव्यमान होगा वो न तो तुम बढ़ा सकते हो न ही घटा सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आया? बताओ। द्रव्यमान का रासायनिक संगठन बढ़ा सकते, घटा सकते। अच्छा, एक बार और समझाता हूँ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, यानी कि संरक्षण यानी क्या होता है? संरक्षण के बारे में तू जानता है? बचाना। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि संरक्षित, बचा हुआ रहता है, यानी कि वो चीज़ नष्ट नहीं होती। जैसे हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, जैसे तूने 10 ग्राम जल लिया है ना। कितने ग्राम? 10 ग्राम जल लिया है, ठीक है। अब तो चाहता है कि इस जल को मैं बर्फ में बदल दूं। किस में? बर्फ में।
तो बर्फ में यदि तो इस जल को बदलेगा तो जो 10 ग्राम जल होगा ना, वो 10 ग्राम जल पूरा का पूरा किस में बदल जाएगा? बर्फ में। यानी कि उस जल का थोड़ा सा भी पार्ट बचेगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि बर्फ भी 10 ग्राम के रूप में होगा। कितने ग्राम के रूप में? 10 ग्राम के। बस ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे नहीं कहे तूने मतलब जो जल है उसको बर्फ में जमा दिया तो क्या हो गया कि 9 ग्राम ही रह गया या 8 ग्राम ही रह गया या बढ़ गया 11 ग्राम हो गया, 12 ग्राम हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि तूने अवस्था परिवर्तन की है ना। अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या परिवर्तन? अवस्था परिवर्तन के दौरान उस पदार्थ का द्रव्यमान नहीं बदलता है। अब बदलने का मतलब या तो बढ़ता है या घटता है। लेकिन इस नियम के अनुसार, अभी जो नियम हमने देखा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसके अनुसार ये जो 10 ग्राम है ना 10 ग्राम ही रहेगा, ना तो 9 ग्राम पे जाएगा नहीं 11 ग्राम पे। आप समझ में आया? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो उनमें भी बिल्कुल सेम होता है। जो प्रोडक्ट होता है लास्ट में अपन को प्रोडक्ट मिलता है और फर्स्ट में अपन जितनी भी चीज़ें मिक्स करते हैं है ना। जैसे तुमने विभिन्न केमिकल देखे होंगे अलग अलग प्रकार के, जैसे शैम्पू बनाना हो गया है ना, और मुंह पर लगाने की क्रीम बनानी हो गई, तो ये सभी अपन बनाते हैं एज ए प्रोडक्ट। तो इनमें बहुत सी चीज़ें मिलाते हैं। केसर का स्वाद वो देखा होगा विमल में है, वो आता है ना, एक एडवर्टाइजमेंट आता है, एक रजनीगंधा का आता है, आते ना अच्छे से एडवर्टाइजमेंट। तो उसमें क्या होता है, वो एक प्रोडक्ट जो बनाते हैं ना वो, तो उस प्रोडक्ट में अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिला के एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो वो ऐसे बोल रहा है कि जैसे 100 ग्राम उन्होंने कच्चा माल लिया है तो वो जो प्रोडक्ट उनको मिलेगा ना वो भी 100 ग्राम ही मिलेगा, ऐसे कहना चाहता है। अब तो समझ गया। ये कुछ एग्जाम्पल है, इसकी मदद से अपन इस नियम को याद रख सकते हैं। प्रश्न सीधा हमारे पास आएगा कि रासायनिक संयोजन के नियम कौन कौन से, हमें उत्तर बताना है। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम। बस ऐसे याद रह जाएगा कि नहीं? बता। यस, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताओ जल्दी से, साथ साथ ही याद कर लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान स्थिर रहता है। द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न विनाश। यस, रह जाएगा याद? पक्का याद रह जाएगा हैं? एक बार और बोल देंगे जल्दी से। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है नहीं विनाश। बस। अब दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। कौन सा नियम? स्थिर अनुपात का नियम। अब यौगिक की परिभाषा क्या होती है मेरे को बता। यौगिक की परिभाषा बता जल्दी से। 2 या 2 से अधिक तत्वों को समान अनुपात में एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तब यौगिकों का निर्माण होता है। सही है? ये है ना, 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है? यौगिकों का। और मिश्रण में कोई अनुपात नहीं होता है। उसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों का मिश्रण। तो अब स्थिर अनुपात का नियम ऐसे बोल रहा है कि जैसे अपन जल की बात करते हैं, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O और O, और इसका अनुपात होता है 1:8। क्या होता है? 1:8। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे तुमने 9 ग्राम जल लिया। कितने ग्राम? 9 ग्राम जल लिया। 9 ग्राम जल यदि तूने लिया है तो उसमें 1 अणु किसका होगा? हाइड्रोजन का, और 8 अणु किसके होंगे? ऑक्सीजन की। तो ये एक अनुपात फिक्स हो गया। अब ये जो जल है तो भले कंवरपुरा की नंदी से ला, मुरला की नंदी से ला, भले उदयपुर के फतेह सागर से ला, है ना, भले हरिद्वार की गंगा नदी से ला, चाहे जहाँ से ला, उसमें यही फॉर्मूला रहेगा 1:8। तो द्रव्यमान स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को, यानी कि 2 या 2 से अधिक जो तत्व होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक। तो जब भी यौगिक बनते हैं, जब भी क्या बनते हैं? यौगिक, तो उनका अनुपात सदैव क्या रहता है? स्थिर। अनुपात क्या रहता है? स्थिर। यानी कि ऐसे नहीं है कि एक H2O तो कोई और से लेके आ गया, जैसे एक और मैंने लिख दिया H2O,
2 H2O लेके आया, दो जगह से जल भर के लाया, उसके अंदर का फॉर्मूला 1:8 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन का 1 खारा और और मीठा। ऑक्सीजन के 8 अणु रहेंगे। खारा मीठा एक ही होता है। अब समझ गया? खारा मीठा वो चीज़ अलग है, खारा लग रहा है मीठा लग रहा है, वो तो उसमें अशुद्धि होती है ना, या कुछ अतिरिक्त चीज़ें मिली होती है, इसीलिए। और कुछ ज़्यादा चीज़ें मिली हुई होगी तो वो मिश्रण में आ जाएगा, फिर बहुत सी चीज़ें है ना, गंदा होगा, उसमें बहुत सी चीज़ें मिली हुई तो मिश्रण में आ जाएगा वो। लेकिन शुद्ध जल जो होता है उसका अनुपात होता है 1:8। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब बात करते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में बताइए। तो अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार इसने कुछ बिंदु दिए, उन बिंदुओं को हम समझते हैं। पहली बात इसने बोली कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या होती है, ये रासायनिक तो उसमें भाग कौन लेता है? परमाणु। कौन भाग लेता है? परमाणु। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं। ये तेरे को अगले लेसन में और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें उसने बता रखा है तरबूज के बीज, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, अलग अलग मॉडल देखेंगे तो उसमें तेरे को अच्छे से पता लगेगा। लेकिन अभी इतना सा याद रखना है कि जिसे अपन बोलते हैं ना, जिसे अपन ने चाय में, मतलब चाय बना रहे हैं उसमें शक्कर डाली, पत्ती डाली, तो वो मिक्सचर जो बन रहा है, मिश्रण जो बन रहा है ना, तो उसमें भाग कौन ले रहा है? मूल रूप से परमाणु। वो कलर बदल रहा है किसके कारण? परमाणु के कारण। वो परमाणु ही है जो क्या कर रहा है, मतलब उस अभिक्रिया को संपन्न करा रहा है। समझ गया कि नहीं? बता, समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो स्टेटमेंट क्या याद रखना है? रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? परमाणु। अगला बिंदु है, ये अगला बिंदु द्रव्यमान संरक्षण ही है। तो क्या है द्रव्यमान संरक्षण, बता मेरे को। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। क्या होते हैं? अभी हमने बात की थी, परमाणु क्या है? अविभाज्यतम सूक्ष्मतम कण। इसको न तो अपन सृजित कर सकते हैं, न इसका विनाश। क्लियर? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 2 बिंदु समझ में आए? कौन कौन से? पहला बता, पहला बिंदु बता। चाय वाला एग्जांपल बताया था कुछ। जैसे चाय में अपन शक्कर डाल रहे हैं तो मूल रूप से कौन भाग लेता है? परमाणु यस, बोलो देखें, बोलो देखें, जल्दी से, जल्दी से बोलो। पूरी ये लाइन बोला ना। यौगिक। मिश्रण और यौगिक। मिश्रण और यौगिक नहीं, एक बार और सुन लेना। इसके कहने का मतलब ये कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, यहाँ मेरी तरफ ध्यान दे, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कौन भाग लेगा? परमाणु। दूसरी लाइन, परमाणु अविभाज्य कण है, इसका न तो सृजित किया जा सकता है, न इसका विनाश। ये 2 लाइन याद रखनी। फिर तीसरी लाइन एक और है, इसमें बोल रहा है कि एक ही तत्व के, क्या बोल रहा है? एक ही तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? समान। इसको कैसे समझेगा? जैसे अपन लिखते हैं O2, क्या लिखते हैं? यानी कि ऑक्सीजन के 2 अणु, ऐसे कह सकता हूँ मैं, यानी कि एक O और 2 O, ये दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं, जोड़े में, पति पत्नी रहते हैं ऐसे। ऑक्सीजन के दोनों जो ये O है ना, ये किस में रहते हैं? जोड़े में रहते हैं। तो अब पहला जो O है और दूसरा जो O है, इन दोनों के गुणधर्म क्या होंगे? समान। दोनों के गुणधर्म क्या होंगे? समान। समझ में आया कि नहीं? बता, नहीं आया? चलो मैं अब बताता हूँ, एक बार और समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा H2O, क्या लिखा? H2O। तू भी लिख ले अपनी कॉपी में H2O, कॉपी हो तो। H2O, H2 फिर O, है ना? लिखा? अब H2 देख, H2 भी लगा रखा है क्योंकि H 2 बार है, तो 2H लिख दे, आगे 2H लिख दे, फिर O लिख दे। ठीक है? अब देख, पहले तूने लिखा था H2O, उसको गोला कर दे, फिर HHO, इन तीनों को एक गोले में ले ले, इन तीनों को एक गोले में बंद कर दे। कर दिया? अब देख, O जो है ना, O
ये एक तत्व है, Hb क्या एक तत्व है और Hb क्या एक तत्व है। अब दो समान तत्व कौन कौन से इसमें बता, H एक H और एक H। अब ये इसे बोल रहा है कि पहला जो H है और दूसरा जो H है इन दोनों के गुणधर्म समान होंगे, क्योंकि है तो हाइड्रोजन ही है ना। पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो चीजें ही तो होती है। पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये ऐसे ही बोल रहा है कि भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के तो गुणधर्म अलग अलग होंगे, लेकिन एक ही तत्व कौन कौन सा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो है ना, तो इन दोनों के गुणधर्म क्या होंगे, एक समान। अब मेरे को बता, डाल्टन के तीनों परमाणु सिद्धांत समझ में आए कि नहीं आए, और घर पे लेसन पड़ेगा और आ जाएंगे अच्छे से। क्लियर, तीन बिंदु है। पहला बिंदु क्या था कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, परमाणु। दूसरा बिंदु क्या था, परमाणु कौन सा कण है, अविभाज्य कण है, जिसका न तो अपन सृजन कर सकते नहीं विनाश। और लास्ट बिंदु जो है वो क्या है कि समान तत्व, यानी कि दो तत्व है और समान है तो उनके रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, समान। बस ये तीन बिंदु डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में। इसमें तो बहुत बड़े मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, और है थोड़ी सी जानकारी और देखने अपन, ठीक है, और ध्यान देना। तीन बिंदु समझ में आ गए। अब आगे क्या देखते हैं, ये बोल रहा है भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ये जस्ट उसका उल्टा है। अभी जो नियम बताया ना मैंने 3 नंबर बिंदु, उसका जस्ट उल्टा है। मैंने नोट्स में और छोटे छोटे लिख रखे हैं तो आसानी से याद हो जाएंगे। फिर अगला बिंदु है भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर छोटी छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या के रूप में मिलते हैं। किसके रूप में, ये अगले लेसन में समझ आएगा जब अपन मैच करेंगे ना तब, नहीं तो 10th में इसकी डिटेल दे रखी है। फिर अगला बिंदु है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो ये बिंदु अपन वैसे इनको याद कर लेना, जैसे अगला लेसन आ रहा है पूरा परमाणु से संबंधित है, मॉडल से संबंधित, तो उसमें डिटेल देख लेंगे इनकी। अगला बिंदु है परमाणु का आकार। इसके बारे में क्या बता सकता है, परमाणु के आकार के बारे में। परमाणु के आकार के बारे में क्या बताएगा। पहली बात, परमाणु के जो कण होते हैं, यानी परमाणु जो होता है ना, उसको हम आंखों से नहीं देख सकते। दूसरा बिंदु, परमाणु की त्रिज्या को किस में मापते हैं, नैनोमीटर में। दोनों बिंदु वापस रिपीट करो जल्दी से। परमाणु को आंखों से नहीं देख सकते हैं, परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर से मापते हैं। यस, हो गया यार। ये परमाणु के आकार से संबंधित जानकारी। तत्व के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। एक वैज्ञानिक था जिसका अभी हमने बात किया था, डाल्टन, ठीक है। इसने तत्व को प्रतीक दिए थे। क्या दिए थे, प्रतीक। और यहाँ पर इसने प्रतीक भी दे रखे हैं। देखो, हाइड्रोजन को कैसे दिखा रखा है, गोला बना दिया और उसके अंदर बिंदी लगा दी, ठीक है। कार्बन को कैसे बनाया, गोला बना दिया और हल्का रंग कर दिया। ऑक्सीजन को कैसे बनाया, सिर्फ गोला बना दिया। और फास्फोरस में क्या किया, उल्टा वाई बना दिया। सल्फर में प्लस लिख दिया, आयरन में आई लिख दिया, कॉपर में सी लिख दिया, सीसा में एल लिख दिया, सिल्वर में एस लिख दिया, गोल्ड में जी लिख दिया, प्लेटिना में पी लिख दिया, पारा में बहुत सारी बिंदियां लगा दी। कितनी लगा रखी है, गिनो। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 बिंदियां लगा दी इसने पारा में, ठीक है। तो ये अपन को दिमाग में रखने। फिर अपना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है IUPAC। इसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड अप्लाइड केमिस्ट्री। यस, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, रह जाएगा याद। यस, ये क्या है, अभी नाम बताया जो, ये एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है। क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है। इसका काम क्या है, तत्वों के नाम देना। कोई भी नया तत्व मिला तो उसको नाम देगी और उसके लिए नया प्रतीक देगी और उनके मात्रकों को स्वीकृति देगी। ये इस संस्था का काम, याद रह जाएगा, ठीक है। अगला बिंदु है तत्व के नामकरण से संबंधित कुछ दिशा निर्देश। यानी कि तत्व का नामकरण यदि हमें करना है तो उसके बारे में कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। पहली बात, पहला लेटर हमेशा क्या लिखेंगे, कैपिटल, और सेकंड लेटर स्मॉल, बस।
जैसे हाइड्रोजन को सिर्फ H लिख देंगे बड़ा वाला, और एल्यूमिनियम को A बड़ा लिख देंगे और L को क्या लिखेंगे, छोटा। कोबाल्ट में C बड़ा O छोटा। ऐसे संकेतों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तत्वों का नामकरण कर सकते हैं। आया समझ में कि नहीं? अब तेरे बुक में एक इंडेक्स दे रखी है, इसको याद करना है। यस, एल्यूमिनियम को A बड़ा L, ये तो ध्यान रख देना, एल्यूमिनियम Al। बोल मेरे साथ, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम Al, ऑर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन ब्रोमीन Br, कैल्शियम कैल्शियम Ca, कार्बन कार्बन C, क्लोरीन क्लोरीन Cl, कोबाल्ट कोबाल्ट CO, कॉपर Cu, फ्लोरीन क्लोरीन F, स्वर्ण स्वर्ण Au, हाइड्रोजन हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन आयतन Fe, आयरन है ना, आयरन Fe, सीसा शीशा Pb, मैग्नीशियम मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन ऑक्सीजन O, पोटेशियम पोटेशियम K, सिलिकॉन सिलिकॉन Si, चांदी चांदी Ag, सोडियम सोडियम Na, सल्फर सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक। जिंक Z, यस, इसे रोज प्रैक्टिस करेगा, याद हो जाएगी, रास्ते में सारे बोल जाएगा बिना देखे सारे नाम। ठीक है? यस। अब बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। किसकी? द्रव्यमान। ये बाहर से संबंधित होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना क्या थी? परमाणु द्रव्यमान। इसने जो भी आधार माना था ना, वो किसको माना था? द्रव्यमान को। अब परमाणु तो बहुत, मतलब चीजें तो बहुत सारी है, तत्व भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसने आधार किसको माना था? द्रव्यमान को। लेकिन इसका मॉडल आगे जाकर फेल हुआ था या इतना सफल नहीं हुआ था, उसका कारण भी ये द्रव्यमान ही था। देखो, सबसे पहली लाइन मैंने बता दी। दूसरी लाइन है प्रत्येक तत्व का अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तत्व के परमाणु स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रह सकते। यानी कि तत्व जो होता है ना, तत्व, उसमें जितने भी परमाणु होते हैं, सुन मेरी बात, ध्यान मेरी तरफ, कोई भी तत्व होता है ना, कोई भी तत्व, उसमें परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। वो उस, मतलब स्वतंत्र अस्तित्व किसका होता है? अणु का होता है। किसका होता है? अणु। यानी कि परमाणु हमेशा ग्रुप में पाए जाते हैं, जुड़े हुए पाए जाते हैं। परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। तो अणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी कि फ्रीडमली वो कहीं भी जा सकता है, घूम फिर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अणु। लेकिन परमाणु जो होते हैं, उस अणु को बनाने के लिए बंध में, विभिन्न प्रकार के बंधों में क्या होते हैं? बंधे होते हैं। समझ गया कि नहीं? ये बाद में देखेंगे कि क्यों, किससे जुड़ते हैं, कौन कौन से बंध होते हैं, बंध के बारे में भी जानकारी पता लगेगी तेरे को। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? बताओ। और लास्ट लाइन लिख रखी है, परमाणु या तो अणु बनाते हैं या आयन, ऋणायन और धनायन। अब है परमाणु द्रव्यमान, ये भी हमें पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का कितना होता है? एक। कार्बन का? नाइट्रोजन का? ऑक्सीजन का? 16। सोडियम का? सोडियम 23, यस। मैग्नीशियम का? मैग्नीशियम 24, यस। सल्फर का? अल्फा 32, क्लोरीन का? क्लोरीन 35.5, यस। कैल्शियम का? कैल्शियम 40। गुड। अगला बिंदु आता है अणु। अणु किससे मिलकर बनता है? परमाणु से। ये तो हम समझ चुके हैं, कई बार समझ चुके हैं। अणु किससे मिलकर बनता है? परमाणु से। फिर अगला बिंदु है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा होता है। यानी कि अणु जो बनता है वो किससे मिलकर बनता है? परमाणुओं से। और ये जो परमाणुओं के बीच जो बंध होते हैं, ये बंध रासायनिक होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक। रासायनिक क्या होता है, ये आगे हम डिटेल में देखेंगे। ऑक्सीजन 2 परमाणुओं से बनता है। किससे बनता है? 2। अभी बताया ना मैंने, O2, O3 तो ओजोन परत होती है, याद है तेरे को? 8th में पढ़ाया था मैंने। O3 ओजोन परत और O2 ऑक्सीजन। क्लियर? और इसीलिए ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? द्विपरमाणुक कण। द्विपरमाणविक कण, क्योंकि इसमें 2 क्या होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं, 2 O होते हैं ना, इसीलिए। अब परमाणुकता किसे कहते हैं? परमाणुकता, कोई भी अणु बन रहा है, क्या बन रहा है? कोई भी अणु। अब उस अणु के बनने में कितने परमाणु लग रहे हैं?
इस संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणुकता। समझ गया? कोई भी अणु बन रहा है, क्या बन रहा है? अणु। उस अणु के बनने में कितने परमाणु की जरूरत है या कितने परमाणु की जरूरत है, वो संख्या क्या कहलाएगी? परमाणुकता। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया हो तो और बताऊं? एक बार और बता देते हैं, ठीक है? जिससे कोई भी अणु बन रहा है, क्या बन रहा है? अणु। उसमें 5 परमाणु लगे, 7 लगे, 8 लगे, 10 लगे, है ना? तो जितने भी परमाणु हैं, जितने डिजिट है, यानी कि जितने परमाणु लगे हैं अणु के बनने में, परमाणु छोटा होता है, अणु बड़ा होता है, तो अणु किससे मिलकर बनेगा? अणु परमाणु से। तो कितने परमाणु से बना है, वो संख्या है ना, उस संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता। अब पता चल गया परमाणुकता किसे कहते हैं? अणु है ना, अणु परमाणु से बना होता है। हाँ, अणु परमाणु से बनता है। अब कितने परमाणु से बना है, ये संख्या परमाणुकता कहते हैं। ये संख्या परमाणुकता कहलाती है। अब तो पता चल गया? यस। इसको याद करना है, बस समझाना होगा, वो मैं यहाँ पे समझा दूंगा। अगला है आयन। अगला बिंदु क्या है? आयन। आयन में होता है, जैसे कोई धनावेशित होता है, कोई ऋणावेशित होता है, यानी कि जब यौगिक बनते ना, कौन? यौगिक, उसमें आवेशित कण होते हैं, उनको आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन। आवेशित कणों को आयन कभी भी आता है, इतना से लिखना है, आवेशित कण जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? आयन। अगला बिंदु है संयोजकता। संयोजकता का उत्तर क्या होता है? तत्व की संयोजन शक्ति। तत्व की संयोजन शक्ति क्या कहलाती है? संयोजकता। रह जाएगा याद? हाँ, संयोजकता कहलाती है, ठीक है? तत्व की संयोजन शक्ति क्या कहलाती है? बस। अगला है रासायनिक सूत्र लिखना। ये नियम अभी तूने देख लिए, फिर भी देख ले। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, यानी कि उसको शॉर्ट में अगर लिखना है, उसको मतलब चिन्ह के रूप में अगर दिखाना है, तो अपन रासायनिक सूत्र के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे अपन बार बार जल का फॉर्मूला ऐसे नहीं लिखते कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अपन लिख देते हैं H2 और O। और नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम और क्लोराइड। NaCl, सोडियम और क्लोराइड, दोनों चीज़ें मिलकर नमक बना रही, ऐसे। तो रासायनिक सूत्र अपन बढ़िया आराम से लिख सकते हैं, बस कुछ चीज़ें अपन को समझनी रहती है। तो रासायनिक सूत्र लिखने से पहले कुछ परमाणु आयनों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक इंडेक्स दे रखी है तेरे अंदर, देख लें। सोडियम, इसका संकेत क्या होता है? Na+। नेक्स्ट पेज पे होगा। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na+। पोटेशियम का K+, सिल्वर का Ag+, कॉपर 1 का Cu+, Cu+, मैग्नीशियम का Mg2+, यस, कैल्शियम का कैल्शियम Ca2+, यस, जिंक का Zn2+, यस, आयरन सेकंड का Fe2+, यस, कॉपर का कॉपर का Cu2+, Cu+, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम का Al3+, यस, आयरन का आयरन का Fe3+, गुड, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड का, हाइड्राइड का H-, यानी कि कहीं पर H- लिखा होता है तो तेरे को क्या समझना है? तो हाइड्राइड है। और H+ होता है तो तेरे को क्या समझना है? तो हाइड्रोजन है। जैसे मैं तेरी क्लास में आया, मैंने लिखा H-, तो तेरे को क्या समझ जाना है? ये तो हाइड्राइड है सर, नॉट हाइड्रोजन। सारे हाइड्रोजन बोलेंगे, तेरे को क्या बोलना है? हाइड्राइड। समझ गया? यस। क्लोराइड का क्लोराइड Cl-। इधर प्लस है ना, यहाँ पे तेरे को यम ऐसा लग रहा है ना। हाँ। और ऊपर हाइड्रोजन में H+ है, इसीलिए जन आ रहा है। बाकी देख इड, इससे भी अपन पता लगा सकते हैं। ब्रोमाइड में Br-, आयोडाइड में I-, ऑक्साइड में O2-, सल्फाइड में S2-, और नाइट्राइड में N3-। समझा कि नहीं? यस। लास्ट में देखो, अमोनिया को NH4+, हाइड्रोक्साइड में OH-। हाइड्रोक्साइड में क्या है देखो? OH-। गुड। नाइट्रेट में
NO3 माइनस। NO3 माइनस। यस। हाइड्रोजन कार्बोनेट में हाइड्रोजन को H से दिखा दिया, देखो हाइड्रोजन को H से दिखा दिया और CO3 को माइनस। कार्बोनेट में CO3 माइनस 2। CHO। नहीं, कार्बोनेट CO3 माइनस 2। CO3 2 माइनस है ना, हाँ CO3 2 माइनस। सल्फाइड को SO3 2 माइनस। यस, सल्फेट को SO4 2 माइनस और फॉस्फेट को PO4 3 माइनस। अब देखो ऊपर क्या हेडिंग लिख रखी है, संयोजकता एक किस किस की है, सोडियम पोटेशियम सिल्वर और कॉपर की। अब एक संयोजकता इसका मतलब क्या हुआ, एक बार ही प्लस प्लस लग रहा है देख, यानी कि संयोजकता एक किस किस की हो सकती है, सोडियम पोटेशियम सिल्वर और कॉपर की। कुछ पता चला? नहीं चला? फर्स्ट कॉलम देख, ऊपर लिख रखा है संयोजकता। हाँ, अब संयोजकता 1 2 3 ऐसा दे रखा है। अब संयोजकता एक किस किस की होती है बताओ, सोडियम पोटेशियम सिल्वर और कॉपर। अब संयोजकता 2 किस किस की होती है, मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक आयरन सेकंड कॉपर सेकंड। और संयोजकता 3 किस किस की होती है, एल्यूमिनियम और आयरन की। पता चल गया कि नहीं चला? हाँ, देख के बताना, ये इंडेक्स याद रखने हैं बस, वैसे ही याद हो जाएगा फिर धीरे धीरे। और इधर अधात्विक तत्व में हाइड्रोजन हाइड्राइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ऑक्साइड और सल्फाइड, इनकी संयोजकता क्या होती है, 1। और बहुपरमाणुक आयन में संयोजकता किस किस की होती है, गिनो देखें। यहाँ पे देखा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुपरमाणुक आयन है सारे। और 2 में इसकी संयोजकता शायद नहीं दिखा रखी है, या फिर दिखा रखी है, कार्बोनेट दिखा रखी है ना, कार्बोनेट सल्फाइड और सल्फेट। और संयोजकता 3 दिखा रखी है सिर्फ फॉस्फेट की। ठीक है, ये इंडेक्स देख लिया, तेरे रासायनिक सूत्र बनाना बहुत आसान है। ठीक है, रासायनिक सूत्र बनाना सीखना है तो ये इंडेक्स तेरे को याद करनी है, या फिर इसको देखकर भी अपन बना सकते हैं। अब रासायनिक सूत्र लिखते समय कुछ नियम का हमें ध्यान रखना चाहिए। आयन की संयोजकता और आवेश को अपन को संतुलित में रखना है। ठीक है, जब एक किसी धातु और अधातु के सहयोग से निर्मित होता है तो धातु का नाम पहले उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र से पहले लिखते हैं, यानी कि धातु का जो पोर्शन आता है वो शायद पहले आता है, इसे बोल रहा है। ठीक है, बहुपरमाणुक आयन होते हैं उसको शायद कोष्टक में दिखाते हैं, मैं दिखाऊंगा जब तेरे को सूत्र बना के उसमें आ जाएगा। ब्लैक बोर्ड पे भी सिखाओगे? बहुपरमाणुक आयनिक हो तो उसे कोष्टक की आवश्यकता नहीं, अगर एक आयन है तो कोष्टक की आवश्यकता शायद नहीं रहती है। और एक लास्ट बिंदु है सरल यौगिकों के सूत्र। इसमें अपन को बस सूत्र बनाने, अपन बनाना भी सीख लेंगे। और फिर आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान उसमें जितने भी परमाणु यूज होते हैं पदार्थ में वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, बस इतना सही है। और तो कोई है तो नहीं जानकारी? यस, अब जितना इस लेसन को हम पढ़ेंगे उतना ही हमारे ये लेसन कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? अब कोई परेशानी हो तो बताओ।